रोशनी दबे पाव विहान के कमरे के अंदर गई। हे भगवान, आज बचा लेना। वादा करती हूँ दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी। वो जानती थी कि वो गलत कर रही है और अगर पकड़ी गई तो विहान उसे नहीं छोड़ेगा। कमरे में सिर्फ एक धीमे बल्ब की रोशनी थी। उसने कमरे का दरवाजा बहुत धीरे से बंद किया। विहान हल्का सा हिला। ये देखकर रोशनी की जान गले में अटक गई। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। दादी चाहती थी कि रोशनी की जल्दी से विदाई हो जाए, लेकिन विहान ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि रोशनी कम उम्र के साथ साथ बहुत नासमझ भी थी, जो हर समय उसकी सहनशीलता की परीक्षा लेती रहती थी। विहान दूसरी तरफ करवट बदलकर फिर से खर्राटे लेने लगा था। ये देखकर रोशनी की जान में जान आई। वह अपने कजिन के कहने पर कमरे के अंदर तो आ गई थी, लेकिन गाड़ी की चाबी ढूंढना उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। एक तो उसकी नजर भी कमजोर थी और अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। हे भगवान, ये गाड़ी की चाबी कहाँ रखकर सोते हैं? वो चारों तरफ देखने लगी। क्या मैं टॉर्च चला लूं? नहीं नहीं, इससे तो उनकी आँख खुल जाएगी। दादी ने एक बार फिर कहा था कि कमरे में जरा सी भी रोशनी या जरा सी भी हलचल हो तो विहान तुरंत जाग जाता है। उसे दादी की कही हुई बात याद आ गई। उसने टेबल पर देखा तो वह भी खाली था। अचानक उसकी नजर विहान के बेड के पास मौजूद दराज की तरफ गई, जिस पर कुछ चाबियां पड़ी हुई थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। ये उसकी गाड़ी की चाबियां थी। इससे पहले कि वह इन चाबियों को हाथ लगाती, अचानक विहान ने उस तरफ करवट बदल ली और अपनी भारी भरकम बाहें सीधा टेबल की तरफ की। और फिर क्या था? ये नाजुक लड़की इस हरकत को बर्दाश्त न कर सकी। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपनी ओर खींचा। वह जोर से उसके सीने पर जा गिरी। उसने पीछे हटने की कोशिश की थी, लेकिन विहान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। चाहकर भी वो चिल्ला नहीं पा रही थी। उसकी सांस तो जैसे उसके हलक में ही अटक कर रह गई। जिस कदर मजबूती से विहान ने उसे पकड़ रखा था, वो बुरी तरह से छटपटा रही थी। उसकी धड़कनें इस समय बड़ी तेजी से विहान के सीने में जैसे समा चुकी थी। वह इस नजदीकी में बुरी तरह से छटपटा रही थी और खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश में परेशान हो रही थी। विहान तो उस समय सपने में था। उसे लगा शायद सपने में वह अपने सपनों की राजकुमारी के साथ मौजूद है, लेकिन जैसे ही उसे अपने कानों में उस बेवकूफ लड़की की आवाज आई तो वह तुरंत घबराकर उसे देखने लगा। बहुत पास, इतना पास कि उसकी सांसें उस नाजुक लड़की के चेहरे पर गिर रही थी और वह उसके शरीर से आती खुशबू को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। अपने पास उसे देखकर विहान का तो दोबारा पारा चढ़ गया। आखिर यह लड़की रात के इस समय उसके बिस्तर पर क्या कर रही थी? विहान की तेज आवाज उसके कमरे में गूंजी। रात के इस समय यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें क्या समझाया था? 9 बजे सो जाना। 9 बजे के बाद मैं तुम्हें हवेली में घूमते हुए ना देखूं। और ये तुम मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरी बाहों में क्या कर रही हो इस समय? लड़के ने उसे एक झटके से खुद से दूर किया और खड़ा होकर उसे पूछा। वह भी घबराकर तुरंत पीछे हट गई। अचानक उसके कान के झुमके विहान की शर्ट के बटन में अटक गई। रोशनी एक बार फिर उसके सीने से जा लगी, इस अंदाज में कि वो सिसक उठी और विहान के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अगले ही पल एक झटके से उसने उसके कान को आजाद किया और अपने होश में वापस आते हुए उसे घूरने लगा। वो मैं बस रोशनी के हाथ में अभी भी चाबियां दबी हुई थी। क्या वो? सीधे सीधे जवाब दो। वो अभी तक उसके करीब खड़ी थी और विहान की सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। प्लीज मुझे जाने दे, उसने कांपते हुए कहा। पहले मुझे बताओ कि यहाँ क्यों आई थी? ये कहकर विहान ने उसे और भी पास खींच लिया। जब तक तुम सच सच नहीं बताओगी, तुम्हें यहाँ से हिलने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं, उसने घबराते हुए कहा। अगर तुम्हें लगता है कि इमोशनल बातें करके तुम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पागल लड़की,
विहान ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि वह यहाँ किस मकसद से आई थी। रोशनी जानती थी कि जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। विहान ने उसकी बाहें पकड़नी चाही तो उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छूट गई। विहान के चेहरे पर हैरानी फैल गई। उसने उसे खुद से दूर किया और पलंग पर नजर डाली, जहां गाड़ी की चाबी कंबल के नीचे थी। तुम क्या यहाँ पर ये चाबी लेने के लिए आई थी? वो ऊंची आवाज में दहाड़ा। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। हाँ, ये कहकर उसने अपनी गर्दन झुका दी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? विहान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, रात के इस समय तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वह जानता था कि वह अकेली नहीं होगी, उसके साथ उसके भाई बहन भी होंगे। हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे। वह अभी भी मासूमियत से बोल रही थी और तुम उनके साथ जा रही थी, है ना? हाँ, ऐसा ही है, उसने कांपते हुए जवाब दिया। मिज विहान राजपूत, आप जानती है कि आपकी ये हरकतें मुझे किस कदर गुस्सा दिलाती है। उसने उसके कान में झुककर धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, अब सारी रात तुम इसी कमरे में खड़ी रहोगी। यही तुम्हारी सजा है, समझी? रोशनी की तो जान ही निकल गई। वह तुरंत बोली, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं यहाँ कैसे खड़ी रह सकती हूँ? मेरी नाजुक टांगे तो थक जाएंगी। मैं इतनी कमजोर हूँ। देखिए ना, प्लीज मुझे ये सजा मत दें। विहान ने उसे घूर कर देखा, फिर उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक आई। अच्छा, अगर खड़ी नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें अपने बेड पर लिटा भी सकता हूँ, और लिटाने के बाद जो कुछ करूँगा, अगर तुम वह सब कुछ बर्दाश्त कर लो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सारी रात यहाँ पर मेरे बिस्तर पर लेट कर भी बिता सकती हो। ये सुनकर रोशनी ने नाक सिकोड़ी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने अपने भाई बहनों के साथ शर्त लगाई हुई है। ये कहकर उसने तुरंत अपने होठों पर हाथ रख लिया। सबसे पहले तो मैं उनका दिमाग जरा ठीक करता हूँ। तुम यहाँ से जरा सा भी नहीं हिलोगी। मैं जरा उनसे निपट कर आता हूँ, फिर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा दिमाग वापस ठिकाने पर लाऊंगा। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। रोशनी ने भी उसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर विहान कमरे का दरवाजा बंद कर चुका था। वह दरवाजे के साथ ही नीचे बैठ गई। उसके भाई बहन लॉन में बैठकर लूडो खेल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि रोशनी थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी, लेकिन जब उन्होंने रोशनी की जगह विहान को लॉन में आते देखा तो उन सब की हवाइयाँ उड़ गई। रोशनी को चाबी लाने के लिए किसने कहा था? विहान ने कड़क आवाज में पूछा। तुम लोग एक हफ्ते तक हवेली से बाहर नहीं जाओगे, विहान ने हुक्म दिया। उसकी बात सुनकर सब बुरी तरह से घबरा गए थे, मगर किसी में भी विहान के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे और उनका मूड बहुत खराब हो गया था। मैंने पहले ही कहा था कि इस बेवकूफ लड़की को मत भेजो, साक्षी ने रवीना की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा। देखो, इसकी वजह से हम पर भी कर्फ्यू लग गया। कसम से वो लड़की बहुत बेवकूफ है। कभी कभी तो दिल करता है कि उसको उठाकर हवेली से बाहर फेंक दूं, लेकिन दादी की वजह से चुप हो जाती हूँ। पता नहीं विहान भाई ने उसमें ऐसा क्या देखा और उसी से शादी कर ली। वो तो इस लायक नहीं है कि उसकी तरफ नजर भी डाली जाए। उसके बोलने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वह रोशनी से बहुत नफरत करती है। दरअसल वे सब भाई बहन मिलकर ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। जब रोशनी ने हिम्मत करके डेयर चुना तो रवीना ने कहा कि वो उसे डेयर देगी। रवीना ने रोशनी को डेयर दिया कि वो विहान के कमरे से गाड़ी की चाबी लाएगी और फिर वे सब घूमने जाएंगे। ये सुनकर बाकी सब बहुत उत्साहित हो गए थे, लेकिन साक्षी को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसने रवीना को विहान से बात करते हुए सुना था। थोड़ी देर पहले जब विहान अपने कमरे में गया था तो उसने रवीना से कहा था कि वो बहुत थका हुआ है और उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसे लग रहा था कि आज रात जागते हुए ही गुजर जाएगी। जब भी विहान को सिर में दर्द होता था वो सो नहीं पाता था
और रवीना को उसकी ये आदत अच्छे से पता थी। इसके बावजूद उसने रोशनी को उसके कमरे से चाबी लाने के लिए उकसाया था। रोशनी को बेवकूफ बनाना दुनिया का सबसे आसान काम था, क्योंकि वह हर किसी की बातों में आ जाती थी। उसे लगता था कि उसके आसपास रहने वाले सब लोग उसके साथ सच्चे हैं, कोई कभी उसका बुरा नहीं सोच सकता। वह सब उसके अपने हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जब विहान दोबारा कमरे में आया तो उसने देखा कि रोशनी दीवार के सहारे बैठी हुई थी और गहरी नींद में सो चुकी थी। इस हालत में भी इसे नींद आ गई। वो उसके इस टैलेंट पर हैरान था। वो घुटनों के बल उसके पास जाकर बैठ गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर दुनिया भर की मासूमियत बिखरी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। विहान ने सोचा, काश तुम में थोड़ी सी अक्ल होती। वो कहे बिना नहीं रह सका। अपने चेहरे पर विहान की नजरें महसूस करके रोशनी ने धीरे से आंखें खोली। अपने सामने उसे बैठा देखकर उसकी जान एक बार फिर गले में अटक गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। विहान हल्का सा उसके चेहरे के पास झुका। रोशनी तेजी से पीछे हटी, लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से उसका सिर जोर से दीवार से टकरा गया। वह दर्द से करा उठी। तुम ठीक तो हो? विहान ने पूछा। मुझे इतनी जोर से लगी है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। रोशनी ने कहा। मेरी वजह से हुआ है या फिर तुम्हारी अपनी गलती है? विहान ने पूछा। अगर आप ना उठे होते तो मैं आसानी से गाड़ी की चाबी लेकर जा सकती थी। रोशनी ने जवाब दिया। अब सब भाई बहन मेरा मजाक उड़ाएंगे कि देखो रोशनी। रोशनी ने उदासी से कहा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। विहान ने गंभीरता से कहा। मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, समझदार हो गई हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा मेल कजिन्स के साथ बात करना और उनके साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। दादी ने तुम्हें क्या समझाया था कि जो चीज तुम्हारे पति को पसंद ना हो वह किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी मेरी आपके साथ विदाई नहीं हुई है। अभी सिर्फ हम दोनों की शादी हुई है। जब तक विदाई नहीं होती तब तक आप मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकते। मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ और ना ही आपकी गुलाम हूँ। रोशनी ने जवाब दिया। जब विहान ने उसके मुंह से इतने बड़े बड़े डायलॉग सुने तो एक पल के लिए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने तुरंत कहा, अच्छा, ऐसे तो तुम हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें करती रहती हो। बोलने का तो तुम्हें तरीका नहीं आता। ये इतने बड़े बड़े डायलॉग कहाँ से सीखे हैं तुमने? रोशनी एक बार फिर गुस्से में उसे देखने लगी। अब वो क्या बताती कि ये सब तो रवीना दीदी की दी हुई शिक्षा का कमाल था। रवीना जो कहती थी, रोशनी उनके शब्दों को बहुत महत्व देती थी। विहान ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भी ली थी। उसका सारा प्यार और रोमांस हवा हो चुका था। उसके अंदर गुस्से का लावा उबलने लगा था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ये लड़की बार बार उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। जाओ यहाँ से और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं कल अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। रोशनी ने उससे पूछा नहीं बल्कि उसे बताया। रवीना दीदी ने उसे यही समझाया था कि उसे विहान से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जितना वह उससे डरेगी, घबराएगी और दब कर रहेगी, उतना ही वह उस पर हावी होता जाएगा और फिर सारी जिंदगी उसे अपनी नौकरानी बनाकर रखेगा। विहान को डरने वाली नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने वाली औरतें पसंद है। अगर तुमने इस हवेली से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। विहान ने उंगली उठाकर धमकी भरे लहजे में कहा। मैंने ट्रिप के लिए पैसे दे दिए थे। मैंने दादी को भी बता दिया था। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जा सकती हूँ। तो आप कौन होते हैं मेरे रास्ते में रुकावट बनने वाले? ये कहकर वो कमरे से बाहर निकलने ही लगी कि विहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से बेड पर फेंक दिया। मुझे लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। कहते हुए उसका हाथ अपनी बेल्ट की तरफ गया था कि अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। रात के इस समय कौन फोन कर रहा था?
उसने झुंझलाते हुए अपना मोबाइल जेब से निकाला। इस मौके का फायदा उठाकर रोशनी तेजी से बाहर की तरफ भागी। उसकी सांसें बुरी तरह से उखड़ रही थी। जान उसके शरीर से निकलने को तैयार थी। अपने कमरे में आकर वो जोर जोर से सांसें लेने लगी और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो इंसान मुझसे नफरत करता है। अगर वह मुझसे प्यार करता तो वह कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करता। वो घुटनों पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। वह मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए शामिल कर रहा है ताकि मुझ पर अपना हुक्म चला सके और अपने अहंकार को संतुष्ट कर सके। ये सारी बातें उसे उसकी रवीना दीदी ने समझाई थी। थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, मगर वो अपनी जगह पर ही बैठी रही। काफी देर तक दरवाजे पर दस्तक होती रही, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। विहान ने एक जोरदार लात उसके दरवाजे पर मारी थी। वह उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहता था और ना ही उसे डराना चाहता था। वह उसकी बीवी थी, उसकी इज्जत थी और वह उसे प्यार देना चाहता था। वह उसे इस रिश्ते का सम्मान सौंपना चाहता था, लेकिन वह लड़की हर बार ही कोई ना कोई ऐसी हरकत करती थी जिससे वह अपना कंट्रोल खो देता था। उसने सोचा कि वो सुबह उससे माफी मांग लेगा और उसको लग रहा था कि उसने ट्रिप वाली जो बात की है वो सिर्फ और सिर्फ उसको गुस्सा दिलाने के लिए की है। सुबह जब वह सोकर उठा तो पूरी हवेली में खामोशी सी छाई हुई थी। उसको अजीब लगा, क्योंकि जब भी वो सुबह उठता उस लड़की की चीखती हुई आवाज पर ही उसकी आँख खुलती। वह हर वक्त किसी न किसी से बहस कर रही होती थी या फिर कोई शरारत करके दादी से डांट सुन रही होती थी। मुझे लग रहा है कि आज सूरज पश्चिम से निकला, उसने मन ही मन कहा। फ्रेश होने के बाद जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें उसी लड़की को तलाश कर रही थी। अरे विहान देखो, मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, वह भी तुम्हारे फेवरेट। वाओ अच्छा है, मेरे लिए 2 बनाना। रवीना की बात सुनकर विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। रवीना उसकी फर्स्ट फीमेल कजिन होने के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी और फिर बाद में एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। उसके बाद वह अपने बिजनेस में बिजी हो गया, जबकि रवीना घर पर ही रहती थी। उसे कुकिंग का बहुत शौक था। हर रोज ही वह कोई ना कोई नई डिश ट्राई करती रहती थी और सबसे पहले विहान को ही खिलाती थी। मैंने आलू के पराठे बनाए और नई रेसिपी सीखी है। भाई तुम कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। आलू के पराठे बहुत स्वादिष्ट होने वाले हैं। वह उसको बनाते हुए देख रहा था और वह उसके साथ ही किचन में जाकर खड़ा हो गया था। बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? सब लोग नाश्ता करके अपने कमरे में चले गए, जो वो पूछना चाह रहा था। रवीना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वैसे सच कहूँ तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। किस बात पर यार? रोशनी को ट्रिप पर जाने की इजाजत तो दे दी है। वैसे मुझे यकीन नहीं था कि तुम उसे 2 दिन तक वहाँ पर रुकने की परमिशन दोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें किसने कहा कि मैंने उसको परमिशन दे दी? वो बुरी तरह से झुंझला गया। वह आज सुबह ही निकली है और अपने कॉलेज की बस में यहाँ से रवाना हुई है। दादी उसे खुद स्टॉप पर छोड़ने के लिए गई थी। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? वो चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पा रहा था। और अगर ये कोई मजाक है तो बहुत ही गंदा मजाक है। पर तुम्हें पता है कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगी यार? मैं सच कह रही हूँ। क्या तुमने उसे परमिशन नहीं दी? अब की बार वो अनजान बन गई थी। उसकी बात का जवाब दिए बगैर वह गुस्से से किचन से बाहर निकला। अब उसके पैर दादी के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। रवीना के होठों पर शातिरना मुस्कुराहट फैल गई थी और वह अपनी बेहुदा आवाज में कोई गाना गुनगुनाने लगी और दोबारा से पराठे बनाने लग गई। जानती थी कि अभी थोड़ी ही देर में हवेली में हंगामा शुरू हो जाएगा। वह इजाजत लिए बगैर ही कमरे में दाखिल हुआ। दादी के साथ साथ दादाजी भी बैठे हुए थे और किसी इम्पोर्टेंट मामले पर बहस हो रही थी। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।
दादाजी उसको देखकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। बोलो, पहले तुम बात कर लो। नहीं, आप कहो। दादाजी के कहने पर उसने पहले खुद बात की। दादी, आपने उसे ट्रिप पर जाने की इजाजत क्यों दी? किसको इजाजत दे दी मैंने? वो हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं रोशनी की बात कर रहा हूँ। आपने उसे ट्रिप पर जाने की इजाजत क्यों दी? जब मैंने कहा था कि वह हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। क्या आप उसकी हरकतों से वाकिफ नहीं हैं? आपने उसे 2 रातों के लिए ट्रिप पर भेज दिया। क्या आप वहाँ के भी हालात नहीं जानती? और आजकल तो रोड स्लाइडिंग भी हो रही है। हे भगवान, उसके सिर में एक बार फिर से दर्द होने लगा था। एक बात का तो उसे यकीन हो गया था कि उसके सिर में जो दर्द रहता है वह रोशनी की ही फजूल की हरकतों की वजह से रहता है। मैंने तो किसी को कोई इजाजत नहीं दी। उसने तो मुझसे आकर इस बारे में बात भी नहीं की। तो फिर वह किससे पूछकर ट्रिप पर गई है? अभी थोड़ी ही देर पहले नाजिर रवीना ने मुझे बताया। हे भगवान, मैं उस लड़की का क्या करूं? जब भी उसे कोई बात समझाती हूँ, ये हमेशा उसका उल्टा करती है। महेंद्र, मैंने तुम्हें कहा भी था कि उस पर सख्ती करो, उसे डांटो ताकि उसका दिमाग ठिकाने पर आए। मगर तुम हो कि हमेशा उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हो। ना उसे खुद कुछ कहते हो और ना ही हमें कुछ कहने की इजाजत देते हो। उन्होंने अपने बेटे को डांटा। वह भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अभी और इसी वक्त उसको कॉल करो। वह अपना मोबाइल लेकर नहीं गई है। रवीना ने उसके सिर पर एक और बम फोड़ा। तुम्हें कैसे पता? मैं उसके कमरे में गई थी। उसका मोबाइल उसके बेड पर पड़ा हुआ था। तुमने तो कहा था कि दादी उसे स्टॉप पर छोड़ने के लिए गई है। उसने तो मुझे यही बताया था। ये कहकर रवीना ने कंधे उचका दिए। क्या तुम हमें नहीं बता सकती थी? मुझे क्या पता वो झूठ बोल रही है। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। आज इसको मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। आज मैं इसका वो हाल करूँगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। वह कहकर कमरे से बाहर निकल गया और प्रिंसिपल साहब का नंबर डायल किया। उनसे बात करने के बाद वो काफी हद तक रिलैक्स हो गया था और टाइम का हिसाब लगा रहा था। तकरीबन 3 घंटों में वो उस तक पहुंच सकता था। वो बस में अपने दोस्तों के साथ गाना गा रही थी और खुलकर झूम रही थी। उसे लग रहा था कि उसे जिंदगी की कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। उसकी खुशी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, उसने अपने दोस्त के कानों में चीखते हुए कहा। यहाँ घर वालों से बहुत दूर कोई भी उस पर पाबंदी लगाने वाला नहीं था और न ही कोई उसको परेशान करने वाला था, न ही यहाँ पर कोई झिड़कने वाला था। रवीना दीदी बिल्कुल ठीक कहती है। मुझे उनकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, न ही मुझे उनका हुक्म मानने की कोई जरूरत है। ये मेरी जिंदगी है और मेरी मर्जी कि मैं जिस तरह चाहूँ अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। बस एक झटके से रुक गई थी। क्या हुआ? ड्राइवर अंकल, रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है। उसने बस से बाहर देखा। सामने खड़ी कार को देखकर उसे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। ये कौन है? उसकी सहेली ने उससे पूछा। ये मेरा कजिन, उसने कांपते हुए लहजे में जवाब दिया। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हें लेने के लिए आया हो? वाह, ये तो फिल्मी सीन हो जाएगा। उसके दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि रोशनी को बस से नीचे उतार दिया जाए। वो हमारे साथ आगे नहीं जा रही हैं। मैडम ने उसे एक बार नीचे उतरने का इशारा किया। वह लड़खड़ाते कदमों से बस से नीचे उतरी और वो बस के करीब ही खड़ा था। उसका हाथ एक झटके से पकड़ा और उसे खींचता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ लेकर गया। फ्रंट दरवाजा खोलकर उसने उसे जोर से सीट पर धक्का दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई और उसका वजूद भी कांपने लगा। विहान ने फिलहाल उससे कोई सवाल नहीं किया। हम कहाँ जा रहे हैं? वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। रोशनी को उसके गुस्से का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हम कहाँ पर जा रहे हैं? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए।
अब अगर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी ना तो मैं तुम्हारा गला यहीं पर दबा दूंगा। वो गला फाड़ कर चिल्लाया। उनका अपना एक फार्म हाउस था। वो उसे वहाँ पर लेकर गया था। उसे कमरे में ले जाकर विहान ने उसे जोर से बेड पर धक्का दिया। तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगी? ना तो तुमने दादी को बताना जरूरी समझा, ना ही तुमने मुझे बताना जरूरी समझा। मैंने आपको रात को बताया था कि मैं ट्रिप पर जा रही हूँ। तुम्हें मुझे बताना नहीं चाहिए था, बल्कि मुझसे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। आप कौन सा मुझसे परमिशन लेते हैं? आपने पहले कभी मुझे इजाजत दी है जो अब मुझे इजाजत देते? आपने मुझे वहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। जिंदगी मुश्किल बना दी है आपने मेरी। नफरत करती हूँ मैं आपसे। मेरा बस चले तो आपसे डिवोर्स ले लूं। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, विहान ने उसे गाल पर खींचकर एक थप्पड़ दे मारा। वह हैरानी से विहान के चेहरे को देखने लगी। आज तो तुमने ये लफ्ज अपने मुंह से निकाला है, दोबारा कभी ये लफ्ज निकाला तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। उसकी सारी बहादुरी हवा हो गई थी। वो अब सहमी नजरों से विहान के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो खुद भी उसके करीब ही बेड पर बैठ गया। उसने रोशनी के कंधे पर हाथ रखना चाहा तो वह तेजी से पीछे की तरफ खिसकी। उसने फौरन से अपना चेहरा हाथों में छुपाया। उसको लगा था कि विहान उसे दोबारा से मारने वाला है। ये देखकर विहान ने अपने हंट खींच लिए थे। तुमने दादी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? रवीना दीदी ने कहा था वह दादी को बता देंगी। उन्होंने मुझे कहा था वह उनसे पहले ही परमिशन ले चुकी है और जिस दिन मैं जाऊंगी तब वो सुबह उनसे बात कर लेंगी। मैं उनके कमरे में जाने लगी थी, मगर उन्होंने मुझे रोक दिया था। रोशनी रोते हुए सारी बातें विहान को बता रही थी, साथ साथ अपने गाल को भी मसल रही थी, जहाँ पर अभी तक विहान की उंगलियों की छाप थी। विहान को लगा था शायद वह अपनी गलती मानकर सॉरी कह दे तो उसके दिल में भी कोई नरमी आ जाए और फिर वो खुद उसे कहीं आसपास घुमाने ले जाएगा और फिर घर भी वापस ले जाएगा। मगर उसके मुंह से ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। उसे लग रहा था जैसे ये एक बार फिर अपनी गलती छुपाने के लिए रवीना पर इल्जाम लगा रही है। बस करो, भगवान की कसम बस करो। और कितने झूठ बोलोगी? जब भी मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ तुम उठकर उस बेचारी रवीना पर इल्जाम लगा देती हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, उसने कांपते हुए लहजे में जवाब दिया। ना तो पहले कभी आपने मेरी बात पर भरोसा किया, ना ही अब करेंगे। रवीना दीदी ठीक ही कहती है, आप बहुत ही खुदगर्ज इंसान हैं, जिनको अपने अलावा और कोई इंसान नजर ही नहीं आता। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही है, बाकी सब लोग तो एक्सिस्ट ही नहीं करते, या फिर अगर वो मौजूद हैं तो उनकी हैसियत कीड़े मकोड़ों की तरह है। सच बताओ तो इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। जिस तरह आप कर रहे हैं ना, एक दिन सब आपको छोड़कर चले जाएंगे और फिर आप अकेले रहकर दीवारों पर हुक्म चलाते फिरना। उसकी बात सुनकर विहान को बहुत गुस्सा आ गया था। तुम्हारे मुंह में इतनी लंबी जुबान कहाँ से आ गई है? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ज्यादा जुबान चलाने वाली औरतों का घर कभी नहीं बसता। वो तुरंत पलटकर बोली, आपके साथ घर बसाना भी कौन चाहता है? मैंने तो अभी कहा ही था कि मुझे वो फिर से डिवोर्स का नाम लेने वाली थी। लेकिन विहान का पहले पड़ा थप्पड़ उसे अब भी याद था। वो अचानक चुप हो गई और बोली, नहीं बसता तो ना बसे। आप जैसे पागल और जिद्दी इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी कौन बर्बाद करना चाहेगा? विहान जितना नरमी से पेश आना चाहता था, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके दोनों हाथ लड़की के गले की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक उसने अपने हाथ हवा में ही रोक लिए और गुस्से से बोला, चुप हो जाओ, वरना ऐसा ना हो कि आज मैं तुम्हारा गला ही दबा दूं। तुमने मेरी सहनशीलता की सारी हदें पार कर दी है। यह कहकर उसने उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर चला गया। लड़की वही बिस्तर पर लेटी-लेटी रोती रही। रोते हुए वह बड़बड़ा रही थी, पापा मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए?
देखिए, आपकी गैर हाजिरी में ये लोग मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। काश आप मुझे अपने साथ ही ले जाते, कम से कम मुझे ये सब सहना न पड़ता। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। उधर विहान ने हवेली में फोन करके सबको बता दिया कि वह उनके फार्म हाउस पर उसके साथ है। दादी ने फोन पर समझाते हुए कहा, बेटा उसे वहाँ अच्छे से घुमा फिरा दो ताकि उसका घूमने का शौक हमेशा के लिए उतर जाए। विहान ने दादी की बात सुनी और बिना कुछ कहे चुप हो गया। रवीना के तन बदन में आग लग गई थी। वह बेचैनी से बोली, वो लोग वहाँ अब तक क्या कर रहे हैं? विहान का काम तो पूरा हो गया, उसने उसे ढूंढ लिया, तो फिर वहाँ रुकने की क्या जरूरत है? उनको कहें कि अब वापस आ जाएं। दादी बिना कुछ कहे उसके चेहरे को देखती रही, फिर हल्के से उसके कान के पास झुककर रहस्यमय अंदाज में बोली, ईर्ष्या इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान के पास जो कुछ है उसे उसी में खुश रहना चाहिए। रवीना कांपते हुए बोली, आपका मतलब क्या है? दादी मुस्कुराई और बोली, मेरा मतलब तुम अच्छी तरह समझ गई हो। उन्होंने उसके गाल थपथपाए, फिर सिरहाने टिककर वापस माला जपने लगी। उनकी टेंशन खत्म हो गई थी क्योंकि उनकी पोती उनके जिम्मेदार पोते के साथ थी। लेकिन रवीना अंदर ही अंदर जल रही थी। उसके मन में बार बार ख्याल आ रहे थे, विहान का फार्म हाउस, वहाँ की सुंदर वादियाँ और वहाँ दोनों का साथ। वो रोशनी की खूबसूरती से पहले ही जलती आई थी। अब उसके मन में यही डर था कि कहीं रात के किसी समय विहान का दिल न मचल जाए और वह दोनों एक दूसरे के और करीब न आ जाए। ये सोच सचकर रवीना को घुटन हो रही थी। उधर विहान ने कहा, उठो, हम बाहर जा रहे हैं। वह बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। विहान सख्त लहजे में बोला, तुम फिर से जिद कर रही हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो वो पलटकर बोली तो क्या करेंगे? फिर से मुझ पर हाथ उठाएंगे। विहान ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने बाहर एक बहुत प्यारा पारंपरिक शो देखा है, वहाँ बहुत सी दुकानें भी हैं। तुम्हें पारंपरिक कपड़े पसंद है ना? अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें वह सब चीजें दिला दूंगा। और हाँ, मुझे यह भी पता चला है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां भी उसी जगह घूम रही हैं। क्या मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं भी तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने मुस्कुराते हुए उसके गाल दबाए। पता नहीं कब आप मुझ पर नजर रखना बंद करोगे, कब आपका ये शक खत्म होगा। मैं तुम पर शक नहीं करता, मैं तो कभी भी तुम पर शक कर ही नहीं सकता। तुम मेरी बीवी हो, मेरा भरोसा हो। अगर मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तुम्हें डांटता हूँ, तो वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए होता है। तुम्हें नहीं पता, जब मैं गुस्से में तुम्हें डांटता हूँ या कभी हाथ उठा बैठता हूँ तो उसके बाद मुझे कितनी तकलीफ होती है। मेरा दिल जैसे टूट जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि कभी तुम पर गुस्सा भी ना करूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो। वो चुपचाप सिर झुकाकर उसकी बातें सुन रही थी। उसने धीमे से कहा, अब मुझे आपसे डर लगने लगा है। अब मैं आपसे खुलकर बात भी नहीं कर पाती। आप जितना सख्त बर्ताव करोगे, मैं आपसे उतनी ही दूर होती जाऊंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बीच सिर्फ दूरियां रह जाएंगी और कुछ नहीं। वो चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें ये सब बातें कौन सिखा रहा है? रवीना दीदी ने बताया, उसने धीरे से कहा। वह पहले रवीना को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन अब बार बार अपनी बीवी के मुंह से उसका नाम सुनकर उसे भी कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। इसके अलावा उसने तुम्हें क्या बताया? उन्होंने मुझे बताया कि मर्द कभी भी एक औरत का नहीं होता है। उसके दिल में हमेशा ही दूसरी औरतों के लिए जगह खाली रहती है। इसलिए मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं, जितनी मर्जी ट्राई कर लूं, मैं जितनी मर्जी खूबसूरत क्यों न बन जाऊं, आप कभी भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करेंगे। तुम आज के बाद उससे कोई बात नहीं करोगी, ना ही कोई पर्सनल बात उसके साथ शेयर करोगी। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जो मैंने कहा वह मानो, वरना एंड में सब कुछ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर उसने उस लड़की को अपनी जैकेट पहनाई। वो इस वक्त उसी के कपड़ों में थी।
ओवरसाइज की शर्ट के ऊपर उसकी ओवरसाइज जैकेट और सिर पर उसी की टोपी पहने। वह इस वक्त टॉम बॉय लग रही थी। उसका हुलिया देखकर वो खुलकर मुस्कुराया और एक मास्क उसकी तरफ बढ़ाया। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई और देखे। वो जानता था कि यहाँ पर हर तरह के अजीबोगरीब लोग मौजूद हैं और वह अपनी बीवी पर किसी और की नजर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। उसका हाथ पकड़कर वो फार्म हाउस से बाहर निकला। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो मेन सिटी पहुँच गए। वो अपनी सहेली के साथ वहाँ पर घूमती रही। इस दौरान वो उस पर नजर रखे हुए था। विहान ने अपना वॉलेट भी रोशनी के हवाले कर दिया तो उसने वहाँ से ढेर सारी चीजें खरीद ली। रात के वक्त वह उसे एक एक चीज दिखा रही थी और वह मुस्कुराते हुए हर चीज की तारीफ कर रहा था। थोड़ी ही देर में वह वही बेड पर सो गई, मगर विहान तो उसे देखता ही रहा। बार बार उसका मन मचल रहा था। दिल गुस्ताखी करने को बेताब हो रहा था। जी चाह रहा था कि बस अब वो इस नाजुक सी लड़की को अपना बना ले, उसके अस्तित्व पर इस तरह अपना अधिकार जमा लूं कि नाजुक सी जान, उसका चेहरा उसके सीने में छुपाकर सिर्फ प्यार से उसका नाम लेती रह जाए और वह एक पल के लिए भी उस पर दया न दिखाए। उसके सो जाने के बाद वो उसके पास गया और उस गाल को सहलाने लगा जिस पर उसने हाथ उठाया था। उसके होंठ कसे हुए थे और आंखें दर्द से लाल हो गई थी। मुझे माफ कर दो रोशनी, मैं भावुक हो गया था। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन था। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो, लेकिन जब तुम इस तरह की बातें करती हो तो मेरा दिल टूट जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत समझने के बजाय मेरे प्यार और लगाव को समझो। ये कहकर उसने प्यार से उसके गाल पर किस किया और खुद भी उसके कंधे पर सिर रखकर लेट गया। सुबह वह उसी के साथ हवेली लौट आया। तुमसे मैंने क्या कहा था? तुम अकेले उसके साथ कहीं भी नहीं जाओगी। रवीना ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। क्या हो गया है आपको? वो मेरा पति है। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रवीना की पकड़ बहुत मजबूत थी। यहाँ क्या हो रहा है? अचानक आई भारी आवाज सुनते ही दोनों उछल पड़े। विहान ने अपनी बीवी को इशारे से कमरे में जाने को कहा और खुद रवीना की तरफ देखने लगा। बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रवीना घबराकर बोली। ना नहीं, कुछ नहीं। विहान कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। रवीना समझ गई कि अब विहान को शक हो गया है। अब उसे आगे हर कदम बहुत सोच समझकर रखना होगा। रोशनी विहान की बुआ की बेटी थी। कुछ साल पहले बुआ का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके बाद दादी उसे हवेली ले आई और 1 साल पहले ही विहान से उसकी शादी करवा दी। विहान ये शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उस समय रोशनी सिर्फ 16 साल की थी और विहान उससे 10 साल बड़ा था। लेकिन दादी ने भावनात्मक दबाव डालकर उसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। रवीना विहान के दूसरी बुआ की बेटी थी और रोशनी के मौसी की बेटी थी। बचपन से ही वो विहान के बहुत करीब थी। दोनों साथ खेलते खेलते बड़े हुए थे। रवीना को विहान से प्यार हो गया और वह उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जब दादी ने विहान की शादी रोशनी से कर दी तो रवीना दादी से भी दूर हो गई और रोशनी से नफरत करने लगी। उसे लगता था कि रोशनी ने उसकी खुशियाँ छीन ली है। रवीना जानती थी कि विहान को समझदार लड़कियां पसंद है। वह लड़कियां जो अपनी अहमियत पहचानती है और जो बहुत ही संभल कर रहती है। वह शरारती और मोहफट लड़कियों से बहुत नफरत करता था। रवीना अब ज्यादातर रोशनी के साथ रहने लगी थी। वो विहान की तरफ से उसका दिल खराब करती थी और जानबूझकर उसे वो काम करने के लिए कहती थी जो विहान को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब जब विहान उसको डांटता था तो वह रोती हुई रवीना के पास आती। रवीना उसे हमेशा यही बात कहती थी कि वह तुमसे प्यार नहीं करता। उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादी के कहने पर की है। बेहतर यही है कि तुम उससे से जल्द छुटकारा ले लो। तुम उससे डिवोर्स क्यों नहीं मांग लेती? जब रोशनी ने पहली बार डिवोर्स का नाम सुना था तो उसका दिल बुरी तरह से कांपने लगा था। बेशक वह एक बेवकूफ थी,
उसमें अक्ल नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि रवीना दीदी ने कितनी बड़ी बात कही है। एक रात जब उसने तलाक की बात की तो जवाब में उसे एक थप्पड़ मिला। उसे लगता था कि रवीना दीदी उसके साथ ईमानदार है और वो जो कुछ भी कहती है उसकी भलाई के लिए ही कहती है। वो रवीना की हर बात आंखें बंद करके मान लेती थी और रवीना भी इस बात से खुश थी कि ये भोली लड़की पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी है। जब विहान ने अपनी दादी से रोशनी की विदाई की बात की तो वे हैरान रह गई। तुमने तो कहा था। हाँ, मैंने पहले ये बात कही थी, लेकिन अब नहीं। मुझे लगता है कि उसे अपने साथ रखना ही सही रहेगा। दादी ने अपना चेहरा झुका लिया था। वह धीरे से मुस्कुरा दी थी। आप गलत समझ रही हैं। आपको लग रहा है कि मैं ये सब कल के दिन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम मुझे सफाई क्यों दे रहे हो? दादी शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली तो वो वहाँ से उठकर चला गया। दादी अपने पोते पर बहुत भरोसा करती थी। वे जानती थी कि उनका पोता कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उनकी इज्जत पर कोई दाग लगे। जब उन्होंने रोशनी से विदाई की बात की तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। अभी तक तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। अभी तो मैं पूरे 18 साल की भी नहीं हुई हूँ और आप मेरी शादी उस जल्लाद के साथ करवा रहे हैं। अपने लिए जल्लाद शब्द सुनकर वो दांत पीस कर रह गया था। तुम्हारी सारी अकड़ तो मैं बाद में ही अच्छे से निकालूंगा। मुझे बस तुम थोड़ा सा समय दो। और इस तरह उसकी विदाई हो गई। लेकिन शादी की पहली रात विहान ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो अभी भी दुल्हन बनी बैठी रोए जा रही थी। विहान तो उसे दुल्हन के रूप में देखकर जैसे उसका दीवाना हो गया था। उसका दिल बार बार मचल रहा था, मगर नहीं, वह उस लड़की पर एकदम से जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। जैसे ही वह बिस्तर पर आकर बैठा, वह रोते हुए पीछे हट गई। वह कहने लगी, खबरदार, अगर आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जितने जल्लाद खड़ूस पागल हैं, मुझे पता है आप मेरी जो हालत करेंगे मुझे तो अस्पताल पहुंचा देंगे। इसीलिए शादी की थी ना, ताकि आप मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें कर सकें। विहान की आंखें फटी की फटी रह गई। एक गहरी सांस ली, फिर कहने लगा, सोचा तो नहीं था, लेकिन तुम्हारे शब्द सुनने के बाद मेरे इरादे बदल रहे हैं। फिलहाल ऐसे ही नोकझोंक में ये रात आगे बढ़ती रही। वह जानता था कि अभी वह इस रिश्ते को निभाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होगी। वह पहले उसे थोड़ा सा समय देना चाहता था। जहाँ तक विदाई का सवाल था तो वह इसलिए करवाई थी ताकि एक हफ्ते के बाद जब वह अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ से जाए तो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। सुबह जब वो रवीना से मिलने के लिए गई तो रवीना ने कल रात के बारे में उससे सवाल किए। हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वह तुमसे नफरत करता है। वह तुम्हारे पास क्यों आएगा? प्लीज कुछ ऐसा करो ना कि वो मेरी तरफ ध्यान दे दे और वह मुझसे नजरें ही ना हटा पाए और वह मेरे साथ सुहागरात मना ले। उसको लग रहा था जो पति अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाता है वही अपनी पत्नी से प्यार करता है। और ये सारी बातें रवीना ने ही उसके दिमाग में डाली थी। मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम मेरी तरकीब मानोगी तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। रवीना ने उसे एक ड्रेस दिया। ये तुम रात के वक्त पहनकर उसके सामने जाना, मगर ये तो बहुत ही बुरी है। जो कह रही हूँ वो करो, ठीक है? और खबरदार, जो तुमने उसे बताया कि मैंने ये ड्रेस तुम्हें दिया है, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं नहीं बताऊंगी। रात के वक्त जब वह उसके सामने इस हालत में गई तो वह हैरानी से उसे देखने लगा। ये क्या पहनकर आई हो? इतनी ऊंची आवाज में वह उस पर चिल्लाया था कि वह डर से दरवाजे के पीछे जाकर छुप गई थी। उसने अपनी टांगों से ऊपर एक छोटी ड्रेस पहनी हुई थी। तुम्हारा ट्राउजर कहाँ पर है? उसने गुस्से से कहा था। ट्राउज तो नहीं है। मुझे लगा था आप इस तरह से मेरे साथ सुहागरात मना लेंगे। तुम्हारे दिमाग में ये बातें कौन भर रहा है? अगर कोई भर भी रहा है तो कौन सा गलत कह रहा है?
ठीक ही तो कह रहा है। विहान उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारी हर किसी की बात मानने की आदत एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगी। पर अगर तुम्हें सुहागरात मनाने का बहुत शौक है तो ठीक है। ये कहकर उसने उसे जोर से बेड पर धक्का दिया तो उस नाजुक सी लड़की ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर फैली मासूमियत और डर को देखकर वो 2 कदम पीछे हट गया। उसके दिमाग में एक बात आई। वो गुस्से से उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही उसको अपने अनुसार चलने पर मजबूर कर सकता है। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। जाओ, जाकर कपड़े बदल कर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो तेजी से बाथरूम में घुस गई। जब कपड़े बदलकर बाहर निकली तो एक बड़े से दुपट्टे में खुद को छिपाए हुए थी। वो उस समय बहुत ही प्यारी लग रही थी। तुम अभी छोटी हो, तुम जानती हो ना, फिर आपने ये विदाई क्यों करवाई? वह झुंझलाते हुए बोली। वह भी कुछ पल के लिए शांत हो गया। जब तुम 18 साल की हो जाओगी और जिस दिन मुझे अंदाजा हो जाएगा कि तुम समझदार हो और लोगों की बातों पर भरोसा करना छोड़ चुकी हो, उस दिन फिर मुझे तुम्हारे पास आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसके कान के पास धीरे से अपनी बात कहते हुए वो प्यार भरे अंदाज में बोला। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। सुबह वह रवीना के साथ बैठी बातें कर रही थी। रवीना उसे उल्टी सीधी बातें समझा रही थी और कल रात के बारे में उसको डांट भी रही थी कि तुम्हें उससे बदतमीजी करनी चाहिए थी। तुमने उससे प्यार से बात क्यों की? उसी समय विहान भी वहाँ चला आया। तुम यहाँ से जाओ। उसने अपनी बीवी को वहाँ से जाने का इशारा किया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह की कोई घटिया हरकत करोगी। देखो विहान, तुम्हें गलतफहमी हुई है, बस चुप हो जाओ। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। तो वो तुम हो जो उसे ये सारी बातें बता रही हो। आखिर ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? रवीना भी अब और ज्यादा खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकती थी। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। तुम प्लीज उसको डिवोर्स दे दो। वह तो तुम्हारे लायक भी नहीं है। वह तो तुमसे छोटी है। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, विहान ने उसे चुप करवा दिया। वह मेरी बीवी है। वह जैसी भी है मुझे दिलो जान से प्यारी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। और मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये मुझे तुम्हारे सामने साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सलाह है मेरे पास। मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहो। अगर मैंने तुम्हें इस तरह से बात करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं दादी और दादाजी को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में बता दूंगा और फिर सोचो कि उनके सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। वह उसे लेकर शहर चला गया था। वहाँ पर भी उसकी शरारतें पहले की तरह ही थी, मगर अब वो पहले की तरह उससे बदतमीजी नहीं करती थी। विहान को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगर वो पहले ही पता लगाने की कोशिश करता तो उसको अंदाजा हो जाता कि इस लड़की को बहकाने वाला और उसके कान भरने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही कजिन और सबसे अच्छी दोस्त थी। वहाँ पर आने के बाद वह काफी हद तक सीरियस भी हो गई थी और अब वो पहले की तरह बदतमीजी भी नहीं करती थी, ना ही उसे छोटी छोटी बात पर बहस करती थी। रवीना की सारी चालें भी उसकी समझ में आ चुकी थी। उसको अंदाजा हो गया था कि वह ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसका घर खराब करने के लिए ही कर रही थी और वो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी कर रही थी कि रवीना से उसकी जान छूट गई। वह जानता था कि रोशनी को खाना बनाना नहीं आता है। सुबह का नाश्ता वो खुद बनाकर जाता था और फिर दोपहर के समय वो बाहर से ऑर्डर कर लेती थी। रात के समय भी वो बाहर से ही खाना लाता था। जहाँ तक घर की सफाई का सवाल था तो 2 दिनों के बाद एक काम वाली आती थी जिससे वह अपनी देखरेख में सफाई करवाता था। एक दिन वो ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था। जब वह अपने फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ तो रसोई से खाने की खुशबू आने लगी।
अंदर गया तो वो खाना बनाने में व्यस्त थी। एक तरफ YouTube पर वीडियो चल रही थी, दूसरी तरफ वह किसी माहिर शेफ की सब्जियां काट रही थी। विहान ने आवाज दी तो वह उसकी तरफ ध्यान देने लगी। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं आपको सरप्राइज करना चाहती थी। उसने मुंह बनाते हुए मासूमियत से कहा, क्या मैं आपके इस रहम के लिए आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ? ये सब देखकर विहान को अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मुझे अपने पति से घर के काम करवाना बुरा लग रहा था। जब घर में एक औरत मौजूद है तो आपको क्या जरूरत है खाना बनाने की? बस मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद खाना बनाना मेरा काम है, लेकिन नाश्ता आप बनाया करेंगे क्योंकि सुबह मेरी जल्दी आँख ही नहीं खुलती। उसने मुंह बनाते हुए कहा तो वो प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम्हें खाना बनाने की भी तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने दादी को कहा है कि वो हवेली से काम वाली भेजें जो हर समय तुम्हारे साथ ही रहेगी। इस तरह से मैं भी निश्चिंत होकर अपना काम कर सकता हूँ। उसने सिर्फ एक ही दिन खाना बनाया था और खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं बना था, मगर इसके बावजूद भी विहान ने खाना ऐसे खाया जैसे वह बहुत ही स्वादिष्ट हो, जबकि वह जानती थी कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वह उसका दिल खुश करने के लिए कर रहा है। समय बीतने के साथ साथ वह भी उसके प्यार में कैद हो गई थी और उसको एहसास हो गया था कि भगवान ने विहान को उसकी जिंदगी में भेजकर उस पर कितना बड़ा एहसान किया है। वह 18 साल की हो चुकी थी। उसका बर्थडे विहान ने बहुत ही धूमधाम से मनाया था। आज मुझे मेरे सारे अधिकार मिलने वाले हैं, उसके कानों में झुकते हुए आकर्षक अंदाज में बोला तो उसने शर्माते हुए उसके सीने में मुंह छुपा लिया। उसको यकीन हो गया था कि एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। वो उसे अपनी बाहों में भरकर कमरे में लेकर गया था और फिर मुस्कुराकर उसके पूरे चेहरे पर अपने होंठ रखता गया। रोशनी तो उसके इस स्पर्श को पाकर कांप रही थी। वो थोड़ी सी डर भी रही थी। जब विहान ने उसे इस तरह थोड़ा सा डरते देखा तो बड़े प्यार से उसके नाजुक होठों को छूकर कहने लगा, क्या बात है मेरी जान, क्या तुम्हें डर लग रहा है? देखो, अगर तुम इस रिश्ते के लिए अभी भी तैयार नहीं हो तो कोई जल्दी नहीं है। लेकिन वो जल्दी से विहान की शर्ट को पकड़ चुकी थी और अपने करीब कर गई, जैसे ये जताना चाहती हो कि उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। विहान ने मुस्कुराकर उसे अपने सीने में छुपा लिया, फिर कान के करीब फुसफुसाकर कहने लगा, तुम्हारे लिए कुछ है, मैं जाऊं वह पहन कर आऊं। वो समझ नहीं सकी कि आखिर क्या है। वो बाथरूम में आई थी जहां पर पहले से ही शेल्फ पर एक पैकेट पड़ा था। जब उसने देखा तो उसमें एक बहुत ही छोटा शॉर्ट फ्रॉक था जो पहनते हुए बिल्कुल ना पहनने के बराबर था। तभी बाहर से विहान की आवाज आई, कैसा लगा मेरा गिफ्ट मेरी जान? तो वो शर्मा कर कहने लगी, ये क्या है विहान, ये तो बहुत छोटा है और इसका ट्राउज कहाँ है? विहान शरारत से मुस्कुराकर कहने लगा कि अब प्लीज मत तड़पाओ, जितना है उतना ही पहनकर बाहर आ जाओ। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो रहा था। जब वो ड्रेस पहनकर बाहर आई थी, विहान तो खूबसूरती को देखता ही रह गया। तुरंत उसे बाहों में भरकर बिस्तर पर ले गया और फिर धीरे धीरे उसकी खूबसूरती पर अपनी बेचैनी लुटाने लगा। सही मायनों में पति की पसंदीदा पत्नी बनकर प्यार के पल बिताना क्या होता है, इस वक्त रोशनी को समझ आ रहा था। इस तरह ही वह ये रात एक दूसरे के नाम कर चुके थे और यकीनन जिंदगी में आगे आने वाले पल उनके इसी तरह खूबसूरत और प्यार से भरे होने वाले थे। विहान और रोशनी के रिश्ते में शुरुआती परेशानियां इसलिए आई क्योंकि वे एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते थे। रोशनी ने रवीना की बातों पर भरोसा किया और विहान ने रोशनी को समझे बिना ही उस पर गुस्सा किया। जब उन्होंने एक दूसरे से सीधा संवाद करना शुरू किया तभी उनकी समस्याओं का हल निकल सका। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना और खुलकर बातचीत करना कितना जरूरी है। रवीना ने रोशनी और विहान के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की। अगर विहान और रोशनी ने एक दूसरे पर भरोसा न करके रवीना की बातों को मान लिया होता तो उनका रिश्ता टूट जाता।
किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आने से पहले हमें अपने प्रियजनों से सीधे बात करके सच्चाई का पता लगाना चाहिए। विहान का गुस्से में आकर रोशनी पर हाथ उठाना या उसे डांटना उनके रिश्ते को खराब कर रहा था। वही रोशनी का तलाक की बात करना भी एक जल्दबाजी वाला फैसला था। जब विहान ने धीरज से काम लिया और रोशनी को समझने की कोशिश की, तभी उनका रिश्ता बेहतर हो पाया। विहान ने रोशनी को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होने के लिए समय दिया। उसने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उसकी मासूमियत और डर को समझा। प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और धैर्य रखना भी होता है। रवीना की ईर्ष्या ने उसे एक अच्छी दोस्त और बहन होने के बजाय एक स्वार्थी इंसान बना दिया। उसकी हरकतों से न सिर्फ रोशनी का घर खराब होने वाला था, बल्कि उसकी अपनी इज्जत भी दांव पर लग गई थी। इस तरह ईर्ष्या हमें बर्बाद कर सकती है और हमारे अपनों से दूर कर सकती है। किसी भी रिश्ते में समझदारी, विश्वास और सही संवाद कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।